स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स के बारे में। फर्स्ट आर्टिकल है कॉटन के पर्सपेक्टिव से। कल का जो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर था वहाँ पे आर्टिकल पब्लिश हुआ था। रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट के द्वारा फॉरेन कंट्रीज से आने वाला जो कॉटन है उसके रिगार्डिंग में डिसीजन लिया गया। इम्पोर्ट ड्यूटी है वो नहीं अप्लाई रहेगा फॉरेन कंट्रीज से जो कॉटन है उसको अगर हम इम्पोर्ट करेंगे। अर्लियर फेज के अंदर इम्पोर्ट ड्यूटी है वो 11% हुआ करता था। गवर्नमेंट ने ये जो डिसीजन है वो क्यों लिया है, हमारा जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको फुलफ़िल करने के रिगार्डिंग में कि जो डोमेस्टिक सेक्टर का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनको कंटिन्यूस कॉटन का जो अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पे कैरी आउट हो सके। क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे कंट्री के अंदर में जो कॉटन है वो एक खरीफ का क्रॉप है और कॉटन का जो हार्वेस्टिंग है वो अक्टूबर मंथ के समय हुआ करता है। ओवर द ईयर्स या लास्ट 2 ईयर के दौरान में जब अच्छा मानसून का कंडीशन डेवलप हुआ, कंटिन्यूस रेन रिसीव हुआ है, तो कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो भी लिटिल बिट रिड्यूस है वो हुआ है। तो लिटिल बिट कॉटन का प्रोडक्शन रिड्यूस हुआ, डिमांड हमारे यहाँ पे अधिक है। कॉटन का हार्वेस्टिंग अक्टूबर के समय होगा, वो मार्केट के अंदर नवंबर के समय आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उस समय जो डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए ये जो ड्यूटी है उसको जीरो किया गया है कि जीरो ड्यूटी इम्पोर्ट को आप कैरी आउट कर सकते हो। सेकंड आप देखिए कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा एक और मैसेज का यहाँ पे डिलीवर हुआ है कि मैक्सिमम जिस कंट्री के द्वारा इंडिया में कॉटन का एक्सपोर्ट किया जाता है वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएस के प्रोडक्ट को जो रिलैक्सेशन देना, डेट मीन्स कि इंडिया नेगोशिएशन के लिए रेडी है। इंडिया यहाँ पे नेगोशिएशन प्रोसेस है उसको कैरी आउट करना चाहता है। आप किसी भी तरीके से जो टैरिफ है उसको आप यहाँ पे इंक्रीज है वो नहीं कर सकते या डिक्टेट है वो नहीं कर सकते कि आप इस वर्क को कैरी आउट कीजिए। तो इंडिया ने यूएस को भी अपना जो यहाँ पे जो नेगोशिएशन के रिगार्डिंग में जो एक मैसेज का जो डिलीवरी है वो किया गया। आर्टिकल को कहाँ पे यूज किया जा सकता है यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, या कोई डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि कॉटन के रिगार्डिंग में गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस किया तो इसको आप क्रिटिकली वे के अंदर एग्जामिन कीजिए या इसको इलेस्यूटेट कीजिए। तो आप देखिए कि डायरेक्टली जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगा ऐसे किसी सेक्टर के रिगार्डिंग में। क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि किसी आंसर के अंदर में आप इसको यूज करो इस पॉइंट को कि इंडिया ने अपना कॉटन का जो इंपोर्ट को रिड्यूस किया था जिससे कि कंट्री के साथ में जो रिलैक्सेशन यहाँ पे कैरी आउट हो सके। तो आप देखिए कि एरियाज़ को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया यहाँ पे ये है कि कॉटन के बारे में बेसिक आपको ये पता होना चाहिए कि खरीफ का ये क्रॉप है। खरीफ का क्रॉप कौन सा होता है, जो मानसून सेशन के दौरान में आपको जो क्रॉप्स हैं वो देखने के लिए मिलती हैं कि जैसे मानसून का ऑनसेट होता है जब ये क्रॉप्स हैं जो उगाई जाती हैं और इनका हार्वेस्टिंग जो है वो सितंबर अक्टूबर के समय हुआ करता है। खरीफ के क्रॉप के कुछ एग्जांपल्स बताइए आप यहाँ पे कि जो ग्राउंड नट है, जो मूंगफली है, वो भी बेसिकली खरीफ का क्रॉप हुआ करता है। बाजरा है, ग्वार है, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। प्रीलिम्स के अंदर में यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है ऐसे खरीफ एंड रबी की क्रॉप के रिगार्डिंग में। सेकेंड आप देखिए कि ओवर द ईयर्स की लास्ट 2-3 ईयर्स के दौरान में अच्छा जो मानसून का कंडीशंस डेवलप हुआ, तो मानसून का कंडीशन बेटर डेवलप होने की वजह से हमारे यहाँ पे जो कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हुआ है। कॉटन का प्रोडक्शन रिड्यूस क्यों हुआ है स्टूडेंट्स, क्योंकि आप देखिए कि जो क्रॉप के रिगार्डिंग में मोर रेनफॉल अगर रिसीव होता है तो उसका ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्शन है उसको ये इम्पेक्ट करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे जो कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो किस तरीके से था। अब देखिए अर्लियर फेज में जो कॉटन का प्रोडक्शन हुआ करता था वो 336 लाख बेल्स हैं। 336 लाख बेल्स हैं ये प्रोडक्शन हुआ करता था। अभी रिड्यूस होके जो प्रोडक्शन है वो हुआ है 311 लाख बेल्स का जो प्रोडक्शन है वो हुआ है। डेट मीन्स कि हमारी डिमांड है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बाहर का जो कॉटन है वो इम्पोर्ट है वो करना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम ओवर द प्रीवियस ईयर्स के रिगार्डिंग में इसको कंपेयर करते हुए कहें तो ओवर द ईयर्स किस ईयर के दौरान में हमें हाईएस्ट प्रोडक्शन है वो देखने के लिए मिला था। 398 लाख बेल्स का जो प्रोडक्शन है, 398 लाख बेल्स का जो प्रोडक्शन है 2012-13 के समय में, 13-14 या 12-13 के समय में हमारे कंट्री में हुआ था। तो स्टूडेंट्स हाईएस्ट उस समय में था, अब धीरे धीरे ये रिड्यूस होने लगा है। क्या कॉटन का सेक्टर है उसके अंदर में डिजीज़ का कोई आउटब्रेक हुआ है कि जो प्रोडक्शन को यहाँ पे रिड्यूस करता है। हमारे कंट्री ने तो आप देखिए कि 2002 के समय से ही जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो जीएम क्रॉप है कॉटन, उसको भी अलाउ किया है कल्टीवेशन के रिगार्डिंग में।
ओवर द ईयर्स देखने के लिए मिला है कि कॉटन के प्रोडक्शन के अंदर में या कॉटन का जो हार्वेस्टिंग प्रोसेस है उस क्रॉप के अंदर में काफ़ी सारी जो डिजीज का आउटब्रेक है वो देखने के लिए मिलता है। हमारा जो नेट सोन और एरिया है, सिर्फ प्रोडक्शन ही रिड्यूस नहीं हुआ, आप देखिए कि हमारा जो नेट सोन एरिया है जिस एरिया में क्रॉप को उगाया जाता था वो भी यहाँ पे डिप किया है। जो टोटल जो ग्रोइंग एरिया है वो भी डिप किया है, तो प्रोडक्शन तो रिड्यूस होना ही था। तो सोन एरिया के बारे में है। फिर हमारे यहाँ पे कुछ कौन से कंट्रीज हैं जिससे हम कॉटन का ये जो इम्पोर्ट है वो हुआ करता है, वियतनाम से, सॉरी मैक्सिमम तो आप देखिए कि यूएस से है। अगर यूएस से कॉटन आएगा तो टेक्सटाइल सेक्टर को कैसे बेनिफिट करेगा, एक तो चीपर प्राइस के अंदर में कॉटन रहेगा। फर्स्ट तो आप देखिए कि यूएस से अगर ड्यूटी फ्री किया जाता है तो चीपर उसका क्वालिटी यहाँ पे प्राइस रहेगा। कंटामिनेटेड फ्री वो फाइबर रहेगा जो टेक्सटाइल सेक्टर को भी फ़ायदा है वो करेगा। ये कंटामिनेटेड फ्री फाइबर है, कंटामिनेटेड फ्री फाइबर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूएस के द्वारा काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनको कि अपना जो कॉटन एक्सपोर्ट किया गया है वहाँ से भी उनको जो रिलैक्सेशन है वो प्रोवाइड हुआ है, जैसे कि वियतनाम है, पाकिस्तान है, टर्की है। तो इंडिया के द्वारा भी जैसे यहाँ पे एक सिग्नल जो यूएस को जो भेजा गया है इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको रिड्यूस करने के रिगार्डिंग में। सेकेंड, हमारी कंट्री का यहाँ पे डोमेस्टिक सेक्टर के अंदर में जो कॉटन का जो प्रोडक्शन हो उसका यहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकल जो सपोर्ट है उस कॉटन का क्रॉप है उसको गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करे। कैसे टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है कि न्यू इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जो ब्रीडिंग रिसर्च है उसके रिगार्डिंग में न्यू इन्वेस्टमेंट है उसको कैरी आउट किया जाए। गवर्नमेंट है जो न्यू इन्वेस्टमेंट है उसको कैरी आउट करे यहाँ पे ब्रीडिंग रिसर्च के बारे में। जैसा यहाँ पे डिजीज़ का आउटब्रेक हुआ, चाहे अगर हम बात करें सेकेंडरी पेस्ट के रिगार्डिंग में जो डिजीज़ का आउटब्रेक हुआ था, पिंक जो बोलवॉर्म का जो कंडीशन होता है, वाइट फ्लाई है, पिंक बोलवॉर्म का जो कंडीशन होता है, वाइट फ्लाई है, बोल रोट जो फंगल पैथोजेंस हैं उनकी वजह से आप देखिए कि हमारे यहाँ पे क्रॉप का इम्पैक्ट होता है। ये जो डिजीज़ हैं, पिंक ब्लोवॉर्म है, वाइट फ्लाई है, इसके अलावा जो फंगल पैथोजेंस हैं, तो इसको ये इम्पैक्ट करता है। तो इम्पैक्ट करेगा तो बेसिकली आप देखिए कि इसके रिगार्डिंग में हमें ब्रीडिंग रिसर्च है उसका ज़रूरत है, जो कि अदर क्रॉप्स के अंदर भी स्प्रेड हुआ है, चाहे वो मस्टर्ड हो या सोयाबीन हो, चाहे वो मस्टर्ड हो या सोयाबीन हो। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जिसको हम 2002-3 के समय अलाउ कर चुके हैं। इनिशियली पार्ट के अंदर में पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ था, बट अब यहाँ पे प्रोडक्शन एक डिक्लाइन सिचुएशन में भी है। इस तरीके का डिजीज आउटब्रेक को देखते हुए हमें जो नया इन्वेस्टमेंट है, नया रिसर्च है उसको कैरी आउट करना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है हम फार्मर्स को यहाँ पे प्रोवाइड करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आज का जो द हिंदू का न्यूज़पेपर है उसके अंदर में आर्टिकल पब्लिश हुआ है। आर्टिकल है हमारे अर्बन एरियाज़ के रिगार्डिंग में कि कैसे जो नॉइस पोल्यूशन है उसको भी हमें टैकल करने का ज़रूरत है, नॉइस पोल्यूशन को भी एक कंसिडर करने का ज़रूरत है अर्बन गवर्नेंस के रिगार्डिंग में। कहाँ पे आप यूज कर सकते हो, यूपीएससी एग्जाम के अंदर में जीएस पेपर 1 के अंदर में आपका जो सिलेबस में ही मेंशन है अर्बनाइजेशन की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम क्या है, उनकी रेमेडी क्या है और कैसे हम यहाँ पे एक अर्बन गवर्नेंस है उसको सेटअप कर सकते हैं। तो अर्बनाइजेशन का क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे मेंशन ये किया गया कि हम कंटिन्यूस अर्बन एरिया के अंदर में जो नॉइस पोल्यूशन है उसको कंटिन्यूस नेग्लेक्ट करते हैं। वन काइंड ऑफ एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस के रूप से ये इमर्ज हुआ है, कैसे वो सीनियर सिटीजन्स को मेंटली वे के अंदर इम्पेक्ट करता है। तो कंटिन्यूस हॉर्न का जो सिचुएशन है, हमारा जो स्ट्रीट्स हैं जहाँ पे कंटिन्यूस हॉर्न होना, चाहे वो व्हीकल उनका होना, प्रॉपर अवेयरनेस ना होना, जो नए जो यहाँ पे जो ड्राइविंग प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं, तो स्टूडेंट्स कैसे वो मेंटली यहाँ पे इम्पेक्ट करता है। डेली जो डेसिबल लेवल है, डेली जो यहाँ पे जो डेसिबल लेवल होना चाहिए वो इंक्रीज होने लगा है हमारे अर्बन एरियाज़ के अंदर में। काफ़ी सारा ऐसा आप देखिए कि जो हॉर्न है उसको भी मॉडिफाइड करवा लिया जाता है, तो वो किस तरीके से इम्पेक्ट करता है। हमारा जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो अपना रोल को नहीं प्ले कैरी आउट करते हैं, प्ले करते हैं कि उन्होंने अपना मोर देन डेसिबल का जो हॉर्न है उसको यूज किया है और वो कैसे इम्पैक्ट है वो करने लगा है। तो स्टूडेंट्स इस जो ये पब्लिक हेल्थ क्राइसिस ये क्रिएट हुआ है, जो हमारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कम से कम हॉर्न का यूज होना चाहिए, चाहे वो स्कूल का एरिया हो, हॉस्पिटल का एरिया हो या रेजिडेंशियल एरियाज हो, वहाँ पे भी जो परमिशनल लिमिट है उसका एक्सीड होना। तो कैसे हम इसको डील कर सकते हैं, क्या हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे लॉज हैं वो एग्जिस्ट किया करते हैं।
अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे नॉइस पोल्यूशन का यूरोप के बारे में, तो यूरोप ने तो नॉइस पोल्यूशन को मोर्टेलिटी जो डाटाज हैं उसके रूप से भी कंसिडर किया है कि कैसे वहाँ पे जो मेंटली इलनेस है उसको इम्पेक्ट करता है नॉइस पोल्यूशन, कैसे जो नॉइस पोल्यूशन है वो इम्पैक्ट करता है, वो इंक्रीज होने लगा है, कैसे वो इम्पैक्ट करता है मोर्टेलिटी डाटाज को। 100 बिलियन के आसपास यूरो का जो यहाँ पे लॉस भी बताया है यूरोपियन यूनियन ने, 100 बिलियन के आसपास यूरोज का जो लॉस बताया है कि वो हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा, मेंटली इलनेस को इम्पैक्ट करेगा। तो यहाँ पे इतना जो लॉस है वो होता है टू मच जो नॉइस पोल्यूशन का। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नॉइस पोल्यूशन के अलावा, आप देखिए कि जो आर्टिफिशियल जो लाइट्स हैं, टू मच लाइट्स का होना, व्हीकल्स के अंदर में हाई जो लाइट है उसको यूज करना, तो वो भी यहाँ पे जो आपका जो स्लिप साइकिल है, जो स्लिप पैटर्न है उसको इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट, नॉइस पोल्यूशन अर्बन एरिया के कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स के रूप से इमर्ज होने लगे हैं। गवर्नमेंट हमारे हमारे कंट्री के अंदर में क्या इसके रिगार्डिंग में लॉ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जो हर एक सिटीजन को यहाँ पे फंडामेंटल राइट है कि आर्टिकल 21 के थ्रू फंडामेंटल राइट है कि उनको राइट टू लाइफ विद डिग्निटी का जीने का हक है, डिग्निटी के साथ में किसी भी तरीके का यहाँ पे जो मेंटल इलनेस है वो ना क्रिएट करे। आर्टिकल 21 के अलावा जो डीपीएसपी के अंदर में जो आर्टिकल है, आर्टिकल 48A है, जो बताता है कि हमें प्रोएक्टिव वे के अंदर में इन्वायरमेंट का जो प्रोटेक्शन है उसको यहाँ पे कैरी आउट करना है। हमारे यहाँ पे प्रोएक्टिव वे के अंदर इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करना है। हमारे यहाँ पे कैसे जो जो लिमिटेशन है वो क्या है नॉइस पोल्यूशन के रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि साइलेंट जो जोन्स हैं, जो साइलेंट जोन्स हैं स्पेशली स्कूल, हॉस्पिटल, रेजिडेंशियल एरिया, वहाँ पे 50 डेसिबल है, 50 डेसिबल है वो होना चाहिए डे टाइम के अंदर में, और नाइट समय के अंदर में 40 डेसिबल है वो यहाँ पे आपका वॉइस है वो होना चाहिए। अब आप देखिए कि ओवर द ईयर्स ये जो वॉइस है वो इंक्रीज होके कितना है 65 या 70 डेसिबल है, तो मोर देन जो लिमिट्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा नंबर के अंदर में है, 65 to 70 है। तो ओवरऑल ये इम्पैक्ट आप देखिए कि किसी ना किसी तरीके से किया करता है। नाइट के समय अर्बन एरियाज़ के अंदर में जो कंस्ट्रक्शन का जो एक्टिविटी होता है, जिसमें जो लेट नाइट ड्रिलिंग का जो प्रोसेस है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, वो भी यहाँ पे इम्पैक्ट करता है मेंटल इलनेस को, स्लिप साइकिल पैटर्न को, और भी काफ़ी कुछ एरियाज़ में वो इम्पैक्ट होता है। तो ये बेसिकली हमारे यहाँ पे ऐसे रीजन्स बताए गए जो ऐसे जो एरियाज हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। बट क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से ये कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस के अंदर में है ये प्रोसेस? प्रॉपर वे के अंदर में मॉनिटरिंग ना होना, प्रॉपर वे के अंदर मॉनिटरिंग ना होना। 2011 के समय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उनके द्वारा एक नेशनल एम्बियंट नॉइस मॉनिटरिंग नेटवर्क है वो लाया गया था। नेशनल एम्बियंट नॉइस मॉनिटरिंग जो नेटवर्क है उसको एग्जिस्टेंस में लाया गया था। बट आप देखिए कि वो एग्जिस्टेंस में ये आया, किसी तरीके का जो अकाउंटेबिलिटी है वो एग्जिस्टेंस में नहीं आया। यहाँ पे प्रोसेस तो एग्जिस्टेंस में आया, अकाउंटेबिलिटी बट नहीं आया। अकाउंटेबिलिटी नहीं आया, एपैथी का कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस, नेग्लिजियंस का कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस होना, ये कुछ ऐसे रीजन्स है जिसकी वजह से नॉइस पोल्यूशन कंटिन्यूस राइजिंग सिचुएशन में है इंडियन जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया और जापान के बारे में है, जीएस पेपर सेकंड के अंदर में आपसे ये पूछा जा सकता है। पॉलिटी अगर आपका ऑप्शनल है, सॉरी पीएसआईआर अगर आपका ऑप्शनल है तो वहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन हो सकता है आपके पेपर के अंदर में। प्रीलिम्स के रिगार्डिंग में भी आपको इन्फॉर्मेशन है वो होना चाहिए। इंडिया और जापान के जो रिलेशंस हैं ओवर द ईयर्स एक इम्प्रूवमेंट सिचुएशन के अंदर में है। बोथ कंट्रीज हैं जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के रिफॉर्म को आप देखिए कि एंडोर्स किया करते हैं कि उनमें रिफॉर्म होना चाहिए, नए इंस्टीट्यूशंस का सेटअप हो, जो ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं उनका मोर रिप्रेजेंटेशन हो, जिससे कि हम इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सेटअप कर सकें। तो दोनों कंट्रीज स्टेबल भी हैं, तो वहाँ पे आप देखिए कि दोनों कंट्रीज का जो रिलेशन है वो भी यहाँ पे एक ग्लोबल अनसर्टिनिटी के अंदर में एक स्टेबिलिटी है उसको शो करता है। रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 15 जो एनुअल समिट है इंडिया जापान का, उसके विजिट के लिए गए जापान के लिए। अब जापान का जो विजिट है वो किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, हमने यहाँ पे जो नेक्स्ट जनरेशन को देखते हुए कि हमारे आने वाले समय के अंदर में नेक्स्ट जनरेशन है वो रहेगा, तो नेक्स्ट जनरेशन के फोकस को कैरी आउट करते हुए हमने 2035 का जो विजन डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पे रिलीज किया है। 2035 का विजन डॉक्यूमेंट को हमने रिलीज किया।
विजन डॉक्यूमेंट के अंदर में यहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज बताए गए हैं, 8 यहाँ पे ऐसे एरिया हैं, 8 एरियाज में हम कंटिन्यूस फोकस करेंगे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, ग्रीन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो, रिन्यूएबल एनर्जी का यहाँ पे डेवलपमेंट हो। तो उन सभी एरियाज का यहाँ पे मेंशन है 2035 के इस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर में, जो इंडिया जापान रिलेशन के बारे में शो करता है। नेक्स्ट आप देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे MOUs साइन हुए हैं इस विजिट के दौरान में कि 68 बिलियन का जो $68 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो कैरी आउट होंगे। उसके पर्सपेक्टिव से MOU हैं वो साइन हुए, जापान का काफ़ी सारा कंपनी है वो हमारे यहाँ पे जो वर्क है उसको भी कैरी आउट करते हैं। आप देखिए कि राजस्थान का जो नीमराणा का एरिया है वहाँ पे तो जापानी जोन है वो भी एग्जिस्ट करता है, जिसमें काफ़ी सारा जापानी कंपनीज हैं वो अपना जो इंडस्ट्रियल वर्क है उसको कैरी आउट करती हैं। तो MOU यहाँ पे साइन हुए हैं 2008 का जो हमारा सिक्योरिटी पार्टनरशिप था, 2008 का सिक्योरिटी पार्टनरशिप था, उसको हमने अपग्रेड है वो किया है, उसको हमने अपग्रेड किया यहाँ पे। तो मोर इंगेजमेंट जिससे कि हम इंडो पैसिफिक में कर सकें, हमारे कंट्रीज का दोनों का इंडो पैसिफिक के अंदर में मोर इंगेजमेंट है भी। क्वेड के अंदर में हमारे दोनों कंट्री हैं वो इसका पार्ट है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म के रिगार्डिंग में जो G4 ग्रुप है उसका भी हम यहाँ पे पार्ट हैं। तो आप देखिए कि जो इंडिया जापान है वो उनका जो कंटिन्यूस इंगेजमेंट है इंडो पैसिफिक के अंदर में, इंडो पैसिफिक के अंदर में कंटिन्यूस इंगेजमेंट है। क्वेड का दोनों कंट्रीज यहाँ पे पार्ट है। इंडिया आने वाले समय के अंदर मीटिंग को ऑर्गेनाइज करेगा, क्वेड का जो समिट है उसको, और UNSC के रिफॉर्म का भी बहुत कंट्री डिमांड करते हैं। इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप जिसको कि यहाँ पे एग्जिस्टेंस में लाया गया है, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप, उसके कौन से ऐसे एरियाज हैं, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी जो पार्टनरशिप को एग्जिस्टेंस में लाया गया उसके कौन से ऐसे एरियाज रहेंगे। फर्स्ट स्टूडेंट्स, रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस किया जाएगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रेजिलियंट वे के अंदर में यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आए। आप देखिए कि रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में बुलेट ट्रेन के बारे में आपको पता होना चाहिए। बुलेट ट्रेन का वहाँ पे विजिट भी किया गया है PM सर के द्वारा, और जापान अपना जो टेक्नोलॉजिकल जो सपोर्ट है, जो असिस्टेंस है, जो बुलेट ट्रेन के डेवलपमेंट में इंडिया को यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, सप्लाई चेन जो कि क्रिटिकल है इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट के रिगार्डिंग में, नए टेक्नोलॉजी के बूस्ट के रिगार्डिंग में। तो क्रिटिकल जो सप्लाई चेन है, क्रिटिकल जो सप्लाई चेन है वो यहाँ पे कैरी आउट होगा। अब सप्लाई चेन के अंदर में बेसिकली आप देखिए कि कुछ ऐसे रेयर अर्थ मैग्नेट हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बुलेट ट्रेन के डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट हैं। उन रेयर अर्थ जो यहाँ पे जो मैग्नेट्स हैं उनको चाइना के द्वारा जो रेस्ट्रिक्ट किया गया है, जो जापान यहाँ पे सप्लाई कर सकता है। सेमीकंडक्टर सेक्टर को हम यहाँ पे प्रमोट करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से यहाँ पे कुछ एरिया ऑफ फोकस बताए गए हैं इंडिया और जापान के। अब जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो है ग्लोबल अनसर्टिनिटी का, ग्लोबल अनस्टेबिलिटी का सिचुएशन है। कैसे इंडियन जो PM का जो विजिट है वो यहाँ पे एक पॉजिटिव रोल है वो प्ले करेगा। अब देखिए कि चाइना के साथ में भी हमारे जो रिलेशन है वो एक इम्प्रूवमेंट फेज के अंदर में है, बट चाइना के वहाँ पे विजिट करने से पहले जापान को जो हमारे PM सर के द्वारा यूज किया गया है या वहाँ पे जो विजिट किया गया है उसकी वो यहाँ पे किस मैसेज को डिलीवर करता है। फर्स्ट मैसेज को जो डिलीवर करता है वो ये है कि बोथ कंट्रीज के जो रिलेशन है वो स्टेबल हैं ग्लोबल अनसर्टिनिटी के सिचुएशन में। बोथ कंट्रीज हैं वो इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्मर का एंडोर्स करते हैं, उसके भी यहाँ पे एंडोर्सर हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पे शो ये भी करता है कि हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, हमारे जो ओल्ड फ्रेंड्स हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे रहेंगे। अभी भी जो फर्स्ट प्रायोरिटी हमने क्वेड को ही यहाँ पे दिया है, क्वेड का जो नेशन है उसी को दिया है, वो US को भी एक मैसेज डिलीवरी हो सकता है यहाँ पे। और स्टूडेंट्स जो रिमेन्स स्टेबल हमारे रिलेशन होना, ये वन काइंड ऑफ गुड एग्जाम्पल है वो यहाँ पे सेट हुआ है अनस्टेबल सिचुएशन में भी। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पता है वो होने चाहिए। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन जो आज के हमने एडिटोरियल्स के बारे में रीड किया। कल हम नहीं कर पाए थे डिस्कशन, तो कल का भी जो एडिटोरियल है उनको हम इंक्लूड किए हैं, चाहे वो जापान का हो या कॉटन का हो। और आज जो है वो ज़्यादा एडिटोरियल, आप देखिए कुछ ऐसे भी एडिटोरियल होते हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उन पॉइंट्स को हम नहीं इंक्लूड करेंगे, हम उन्हीं को इंक्लूड करेंगे जिससे कि नया इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे कैरी आउट कर सको। तो थैंक यू वेरी मच।